हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर रूरल डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी, जो इस चैप्टर हमारा 5th है आफ्टर डिडक्शंस, तो जस्ट आफ्टर पॉवर्टी है लेकिन पॉवर्टी कट गया है, तो रूरल डेवलपमेंट का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि भाई रूरल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों। तो रूरल डेवलपमेंट होता है रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना, उनका सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाए। तो बुक की बात करें तो बुक में भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, तो इसे कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ हमारी डेफिनेशन रिवाइज हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो अगर हम कहें कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाए, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए, या उनका जो जैसे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड सीलिंग्स है और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टाइप का अपग्रेडेशन किया जाए तो रूरल डेवलपमेंट होता है। अगर तो बुक की बात करें तो इसमें पहला दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन लेवल है, हमारा मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल है, बॉडी की दुनिया भर की बीमारियां हैं उसका इलाज होना, एजुकेशन की फील्ड पे अच्छे से प्रोसेसिंग होना, प्रोग्रेस होना, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा देना, लैंड रिफॉर्म्स करना, गरीबी जो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में ही मिलती है बच्चों, उस गरीबी को खत्म करना, मतलब एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। तो दीज आर द वेरियस प्रोसेस बाय विच वी कैन मेक द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ना पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में लॉन्ग में हमें तैयार करना है वो है रूरल क्रेडिट क्या होता है। तो रूरल एरिया के लोगों को उधार प्रोवाइड करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रूरल क्रेडिट। It is a process to provide the need for the credit to the farmers for eliminating the gap between the crop sowing and realization of income, ताकि उनको अच्छे से वो सीडिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको परचेज कर पाए और एक अच्छा एग्रीकल्चर डेवलप हो पाए, क्योंकि ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो क्रेडिट हमें दोनों जगहों से प्रोवाइड की सोर्सेज बता रहे हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो बच्चों किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, किसी मनी लेंडर से लोन ले लिया, किसी कमीशन एजेंसी से, या कोई बड़े बड़े ठेकेदार या फिर रिच लैंडलॉर्ड से लोन ले लिया। तो लोन की सुविधाएं अगर हमें इंस्टीट्यूट से नहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइड हो रही है तो इसे कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कमर्शियल रूरल बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं बच्चों। गवर्नमेंट खुद इंडिविजुअली इस पर हेल्प करती है, नाबार्ड है, और माइक्रो फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन सभी के बारे में थोड़ी छोटी एक एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन याद कर लेना कि मतलब हम समझ रहे हैं ये है क्या, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं तो वन सिंगल लाइन आपको पता होना चाहिए, चाहे वो नाबार्ड हो, इसकी फुल फॉर्म हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG माइक्रो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स हो, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो, अदर बैंक्स हो, या गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे ही नॉन इंस्टीट्यूशनल की जो मनी लेंडर्स वगैरह के मैंने नाम बताए उसके भी सिंगल लाइन में आप लोग अच्छे से उनकी डेफिनेशन याद करिए। नाबार्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब में याद करिए बच्चों की, ये एक एपेक्स बैंक होती है और ये रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती है और एक्सपेंड करती है रूरल के क्रेडिट को। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले की अगर बात करें तो केवल वुमेन का बना, वुमेन्स को गैदरिंग करके एक मेंबरशिप का एक ग्रुप था ये, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप मैन एंड एज वेल एज वुमेन ये दोनों ही लिंक कर सकते हैं और दोनों ही उसमें एज अ मेंबर बन सकते हैं और माइक्रो फाइनेंस के साथ सब मेंबरशिप के बेनिफिट्स के लिए रन करते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्रिटिकली अप्रेस करेंगे अगर रूरल बैंकिंग को, तो बैंकिंग में सुविधाएं तो है लेकिन इनसफिशिएंट है। तो इनसफिशिएंसी इज वन ऑफ द क्रिटिसाइज ऑफ द रूरल बैंकिंग। दूसरा, ये कवरेज पूरे एरिया में नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं इसका कवरेज लैक हो जाता है बच्चों, और एडिक्वेट अमाउंट सैंक्शन नहीं हो पाता गवर्नमेंट के द्वारा, इनएडिक्वेट अमाउंट सैंक्शन हो पाता है। हम
ध्यान तो दे देते हैं एक नॉर्मल फार्मर्स पे, लेकिन जो वेरी पुअर फार्मर्स हैं जो कि बिल्कुल भी लोन नहीं पे कर पाएंगे, तो उनके लिए ये वाले बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, रूरल क्रेडिट के हो चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, उन तक वो चीज बेनिफिट नहीं हो पाते। और ये सारे रीजंस है हमारे देश में ये जो रूरल डेवलपमेंट है इसको क्रिटिसाइज करने के। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है, उसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम क्या होता है? मार्केट सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, तो बीएसटी में बच्चे मार्केटिंग में पढ़ते हैं, सामान बनाने से लेकर सामान के बिकने और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक का प्रोसेस पूरा का पूरा कहलाता है एग्रीकल्चर मार्केट, केवल मार्केट सिस्टम। और अगर इसी मार्केटिंग में आप लगा दो एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स, जैसे सामान को असेंबल करना, स्टोर करना, एग्रीकल्चर सामान को प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना और कस्टमर तक पहुंचाना, और अक्रॉस द नॉट ओनली इन कस्टमर अक्रॉस द कंट्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। इसके बहुत सारे मेजर्स हैं, एक मेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो मेजर रट के जाना है। पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है टू इम्प्रूव द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस सोर्सेज। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो फार्मर्स को उस प्रैक्टिस से बचाना, ये एक मेजर है किस चीज का? एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को इंप्रूव करने का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। हालांकि दो और है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ताकि फार्मर्स को अच्छी से अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, गुड रोडवेज, रेलवे, प्रॉपर तरीके से सामान जगह पर पहुंच जाए, ये फैसिलिटीज। कॉर्पोरेट मार्केटिंग मतलब कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग टू रियलाइज द फेयर प्राइस, ताकि हमें फार्मर्स को सही प्राइस मिल पाए। लेकिन मुझे लगता है बच्चों पहला और जो आखिरी वाला है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हो, जो हमारे पास स्टॉक बच गया उसको प्रॉपर वर्क एनवायरमेंट देना ताकि वो खराब ना हो पाए, इन दोनों को अच्छे तैयार करिए। और कोई माल प्रैक्टिस फार्मर्स के साथ ना हो, उसको बचाने के लिए जो मेजर है रेगुलेटेड मार्केट, इन दोनों को अच्छे से तैयार करिए। इन दोनों में से एक आने के चांसेस एग्जाम में है। नेक्स्ट है बच्चों डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है? आप देखो अगर इतनी सारी फैमिली है एक फार्मर की और वो उनके पास लैंड एरिया बहुत कम है, तो वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते उस लैंड एरिया से और अपने वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसका एक तरीका होता है कि वो डाइवर्सिफिकेशन करे। तो दो डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्रॉप प्रोडक्शन की अगर बात करें तो नॉन सीजन एरियाज में वेजिटेबल फ्रूट्स का प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो जो कुछ लोग अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और कुछ को हम इंडस्ट्रीज में काम करवाएं, तो इससे भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है डाइवर्सिफिकेशन के। आप लोग अच्छे से मीनिंग तैयार करें, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन तैयार करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नॉन फार्म एरियाज है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम कहें कि हमें फार्म एरियाज में एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, तो नॉन फार्म एरियाज कौन कौन से हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज के लिए? तो नंबर 1 है बच्चों हमारा एनिमल हस्बेंड्री। इसमें एनिमल्स की जो हमारे कैटल हैं, जो हमारे खेतों में काम आते हैं एनिमल्स, उनकी रियरिंग, उनकी केयरिंग, उनकी ब्रीडिंग करना, इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा है डेयरिंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की रियरिंग करना, क्लीनिंग करना, उनकी ब्रीडिंग करना, और ताकि अच्छे से अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो पाए। और इसमें ऑपरेशन फ्लड तैयार करिए, इसको वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते थे। किसके अंडर में चला था रिवॉल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अकॉर्डिंग चला था। और इसका ईयर भी तैयार कर लीजिए, तो ये आपके काम आएगा और एग्जाम में आपको शायद नजर आ जाएगा। तो 1917 वर्गीस कुरियन और ऑपरेशन फ्लड, और इसको वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। फिशरीज में कैच करना फिश को, उनको प्रोसेस करना, उनको सेल करना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हॉर्टिकल्चर। इसमें याद रखना फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ फ्लावर्स, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस सभी का प्रोडक्शन होता है, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर को भी इंप्रूव करना, तो ये सारे नॉन फार्म एरियाज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां मत तैयार करिएगा, उसको बाद के चैप्टर में तैयार करवा देंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर तैयार करिए, तो केमिकल से रहित हटके अगर हम प्रोडक्शन करते हैं जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता,
उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट तैयार करिए, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, इनकम जनरेट करता है, हेल्दी होता है और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। और इसके अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो ज्यादा ये पॉपुलर नहीं रहा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लो यील्ड और बहुत ज्यादा समय तक इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, ये भी इसके एडवांटेजेस रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रेस रहा, रूरल अर्बन का लिंक नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर फैसिलिटीज नहीं मिल पाई बच्चों, तो ये सारे तरीके हुए जिससे हमारा रूरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल क्रेडिट क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, उसके बाद नॉन फार्म एरियाज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस या फिर चैलेंजेस जरूर तैयार करिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनमें से टॉपिक जरूर एग्जाम में आएंगे, भूलना बिल्कुल भी मत। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।